अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे और आप लोगों के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज का जो ये लेक्चर है, आज के इस लेक्चर में हम लोग गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज का जो प्रीलियम पेपर है फ़िज़िक्स का, सेकंड ईयर फ़िज़िक्स का, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके एमसीक्यूज़ को और इसके न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस जो हैं उसको देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। सही है भाई। स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ जो है, अगर आपने जो मैंने आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट पेपर शेयर किया था जो जिसमें जो 10 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स थे, 10 लॉन्ग क्वेश्चंस थे आप लोगों के लिए सेक्शन सी के लिए, अगर आप वो कर लेते हैं तो आप कोई भी कॉलेज का प्रीलियम पेपर देखें तो आपके वो 10 लॉन्ग में से ही 4 लॉन्ग आ रहे होंगे, आपके ईजिली सेक्शन सी हो जाएगा। इसके साथ साथ सेक्शन बी के क्वेश्चन शेयर किए थे जो कि थ्योरी के थे, उसको देख लीजिएगा भाई। उसमें भी अगर आपने वो कर लिए हैं क्वेश्चंस, तो थ्योरी के क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स जो मैंने आपको पास पेपर्स के बताए थे, पास पेपर्स जो कि पूरे ही करने हैं आपको, वैसे अगर आप वो कर लेंगे तो आपका फिज़िक्स का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, मैक्सिमम स्कोर हो जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स, स्मार्ट वर्क कर जाएँ। आप लोगों के आगे एंट्री टेस्ट भी हैं, तो आपको एंट्री टेस्ट को भी साथ साथ लेके चलना है। एनईटी का टेस्ट जो है वो अराउंड जो है उसमें आपके जस्ट 5 या 7 डेज़ होंगे आप लोगों के पास आपके पेपर्स के बाद, बल्कि अब तो और कम हो गए। आप लोगों के एग्ज़ाम्स की जो डेट है वो आगे बढ़ चुकी है, तो आपको जो है प्रिपरेशन को साथ साथ लेके चलना होगा। इसलिए जो है स्मार्ट वर्क करें, चीज़ों को अच्छी तरीके से करें। सही है भाई। लेक्चर्स जो हैं ई कैट एम डी कैट के फ़िज़िक्स के, वो तमाम चैनल पे मौजूद हैं और जो रिक्रिएशंस हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर कर दूँगा। सही है। स्टूडेंट्स मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर फ़िज़िक्स के पेपर में बारे में बता दीजिए कॉलेजेस के पेपर में, तो गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज का पेपर जो है मैं आज सॉल्व करवा रहा हूँ। ओके, तो एमसीक्यू नंबर 1 को देख लेते हैं अब हम लोग। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एमसीक्यू है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर the pressure of a given mass of a gas is increased 3 times, the root mean square velocity will be। तो स्टूडेंट्स, हमने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है, VRMS इज़ इक्वल टू अंडर रूट 3RT अपॉन कैपिटल M। सही है, हमने यही फार्मूला पढ़ा है। अब यहाँ पे अगर देखूँ तो मैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अंडर रूट टी के रिलेशन पे डिपेंड कर रही है और अंडर रूट कैपिटल M पे, टेम्परेचर और मास पे। अब यहाँ पे देखें, वो हमसे कह रहे हैं टेम्परेचर उन्होंने कांस्टेंट दे दिया। अब ये बताइए कि प्रेशर को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं 3 टाइम्स, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पे क्या इंपैक्ट होगा। अब ऑप्शंस में देखें तो इंक्रीजेज बाय 3 टाइम्स है, इंक्रीजेज बाय 9 टाइम्स है, सी में गिवन है अंडर रूट 3 टाइम्स और डी में भी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट गिवन ही नहीं है, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी तो प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करती, फॉर्मूले में भी हमें नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पे रिमेन सेम का ऑप्शन होना चाहिए था, या वो आपसे ये पूछना चाह रहे होंगे कि हमने जो है ना टेम्परेचर को 3 टाइम्स बढ़ा दिया है, तो बताइए कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पे क्या इंपैक्ट होगा। ये हो सकता है इसका आंसर। तो यहाँ पे जो है वो इसका आंसर मार्क नहीं कर रहा मैं। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू देखें तो जूल पर कूलम इज सेम एज दैट फॉर। तो स्टूडेंट्स, जूल पर कूलम किसके बराबर होता है भाई, वोल्ट के बराबर होता है। ये तो बेसिक सी एमसीक्यू है, पास पेपर्स की एमसीक्यू है आप लोगों की। A resistor carries a current I. The power dissipated is P. The power dissipated in the same resistor carries the current 3 एम्पेयर is। तो स्टूडेंट्स, वो कह रहा है आपसे यहाँ पर वो आपसे कह रहे हैं कि आपके पास एक रेजिस्टर है जो कि जो करंट कैरी कर रहा है ना, वो आई करंट कैरी कर रहा है, और जो पावर डिसिपेशन है वो पी है। अब वो कह रहा है कि उसी सेम रजिस्टर में बताइए आपके पास करंट जो है ना वो 3 एम्पेयर का फ्लो कर रहा है, तो फिर ये बताइए कि पावर डिसिपेशन क्या होगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने फार्मूला पढ़ा है P इज़ इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर का। सही है भाई। यहाँ पे हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे। क्या करेंगे भाई, वही सेम पावर है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास आई स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा आर, क्योंकि वही रजिस्टर है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 9 टाइम्स, और ये बन जाएगा पुरानी पावर के 9 टाइम्स। तो 9 टाइम्स ऑफ पी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है भाई, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी। ओके, देखिए P इज़ इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर होता है, यहाँ पे 3 टाइम्स इंक्रीज़ आ रहा है करंट के अंदर, 3 टाइम्स बेसिकली जो है वो करंट आपका जो है वो 3 टाइम्स है, 3 एम्पेयर है मतलब। अब आप जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3 स्क्वायर बन जाएगा। और वो कह रहा है कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस जो है ना, जो पहले रजिस्टर में थी वही है इस बार भी, तो वो पुरानी रेजिस्टेंस आ जाएगी, वो 9 टाइम्स हो जाएगा पावर के। बहुत ईजी था ये। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें तो नेक्स्ट एमसीक्यू है, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द, किसके बराबर होता है भाई, बहुत इजी, इलेक्ट्रिक करंट के प्रोपोर्शनल होता है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू देखें तो भाई नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है हमारे पास, नेक्स्ट एमसीक्यू है, पोटेंशियोमीटर इज़ अ बेटर डिवाइस फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस
देन द वोल्ट मीटर बिकॉज इट यूजेस अ लॉन्ग वायर। नहीं भाई ये तो नहीं है आंसर इसका, लॉन्ग वायर तो यूज़ नहीं कर रहे, कोई ऑप्शन नहीं है ये। यूजेस मेन बैटरी और हायर ईएमएफ। नहीं भाई ये ईएमएफ को तो यूज़ ही नहीं, ये हायर ईएमएफ को तो यूज़ ही नहीं करता, ये स्टैंडर्ड सेल को यूज़ करता है। इससे आपको एक और एमसीक्यू मैंने आपको बता दी कि पोटेंशियोमीटर जो है वो एक बैटरी डिवाइस है क्योंकि वो स्टैंडर्ड सेल को भी यूज़ करती है। तो यहाँ पे तो हायर ईएमएफ लिखा हुआ ही नहीं है, तो ये भी गलत है। इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, नहीं। डज नॉट चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर्ड, ये कह सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। इन केस ऑफ सिलिकॉन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिप्लेशन लेयर इज, तो भाई क्या होता है, ये तो आपका बुक का है 0.7 होता है। और जर्मेनियम के लिए कितना होगा, पोटेंशियल बैरियर भी आप कह सकते हैं इसको, पोटेंशियल बैरियर जो होता है हमारे पास 0.7 के बराबर होता है। व्हाट इज़ द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास 0.1 ग्राम। सही है भाई, 0.1 मैस ग्राम है, आपको रेस्ट मास बताना, रेस्ट मास एनर्जी बताना है। तो एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ कर लें भाई, क्या यूज़ करेंगे, E इज़ इक्वल्स टू mc²। सही है, यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर जब वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे तो मास हमारे पास 0.1 है, जो कि इसको हम कन्वर्ट करेंगे केजी में, एक्सपोनेंट -3। उसके बाद फिर हम इसको लाइट के जो हमारे पास होता है यूनिट उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3 एक्सपोनेंट 8 हमें गिवन है, तो 3 एक्सपोनेंट 8 का स्क्वायर कर देंगे। कैलकुलेटर में चले भाई सॉल्व कर लेते हैं। मास हमारे पास 0.1 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.1, तो 0.1 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट, चलिए भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.1 ओके। सो स्टूडेंट जब आप कैलकुलेटर में वैल्यूज़ को यूज़ कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मैंने यूज़ किया है तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 एक्सपोनेंट 12। सही है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, तो नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम इमिट्स द फोटोन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, यहाँ पे सबसे कम टाइम जिसका होगा ना वो जो है ना आपके पास क्या हो रहा होगा, उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से जो है आपके पास इमिट करेगा वो फोटोन को आपके। तो ऑप्शन नंबर डी है जिसमें टाइम सबसे कम है, एक्सपोनेंट -9। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 9, कैप्चर ऑफ न्यूट्रॉन बाय अ न्यूक्लियस प्रोड्यूसेस। तो स्टूडेंट्स ये रेडियो आइसोटॉप होता है और साथ ही साथ कुछ कंडीशंस में ड्यूट्रॉन भी हो जाता है। द एसआई यूनिट ऑफ एंट्रोपी इस, तो एंट्रोपी का एसआई यूनिट क्या होता है, हमने पढ़ा है हमारे पास होता है जूल पर केल्विन। तो यहाँ पर के को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा इन्वर्स, तो जे के इन्वर्स बन जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, द एब्सोल्यूट पोटेंशियल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम। ओके, के की वैल्यू आपको दी गई है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, पर इजीली जस्ट फार्मूला यूज़ करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। या आप खुद सॉल्व करेगा, आपका होमवर्क भी है ये। V इज इक्वल्स टू KQ/R, ये फार्मूला यूज़ करेगा आपके पास आंसर आ जाएगा। सही है, ये हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल का फार्मूला होता है, हमने ड्राइव किया था। इफ़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 2 वायर्स इन पैरेलल इज़ 4 ओम एंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सेम वायर इन सीरीज इज़ 18 ओम, देन फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर। स्टूडेंट्स ये एमसीक्यू अच्छी है, ये आपके ई कैट एम डी कैट में भी आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए मैं आपको ज़रा ना एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ। सही है भाई, तो मैंने न्यू पेज इंसर्ट न्यू पेज भी कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे चीज़ें पहले याद रख लेते हैं। हमारे पास जो उन्होंने दो जो हमारे पास पैरेलल जो है ना, पैरेलल की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 2 पैरेलल वायर्स, वो कितनी है, 4 ओम है। मतलब R1/R1 प्लस 1/R2 इस इक्वल टू किसके बराबर है, हमारे पास 4 के। ये वो कहना चाह रहे हैं हमारे हमसे, तो हम उसको 4 के बराबर ले लेंगे। और नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सेम रेजिस्टर। सही है, मतलब 2 की जो है वो 18 है। R1 प्लस R2 कितना है आपके पास, 18 है, ये कहना चाह रहे हैं। आपको फाइनल रेजिस्टेंस निकालनी है, कोई मसला नहीं है, चले भाई निकालते हैं। भाई क्या करेंगे यहाँ पर, वो कह रहा है RP जो हमारे पास, जो कि हमारे पास पैरेलल है, पैरेलल 4 के बराबर है, तो 4 के बराबर ले लिया। और जब हम उसको सॉल्व करेंगे इसको 1/R1 प्लस 1/R2 को, तो हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि 4 इज़ इक्वल टू हमारे पास आएगा निकल कर ये कितने किसके बराबर आएगा भाई, R1 ये हो जाएगा हमारे पास R1/R2 अपॉन डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, यही हो जाएगा ना हमारे पास। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम को सॉल्व कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से।
आगे उसने कहा कि हमारे पास जो सीरीज़ में लगा हुआ है ना, जो हमारे पास सीरीज़ में रेजिस्टेंसेस हैं, उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 18, मतलब है R1 प्लस R2 हमारे पास कितना है, वो कितना है 18 है। यहाँ से मैं एक काम करता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं एक वैल्यू निकाल लेता हूँ क्योंकि मेरे पास दोनों अननोन है। तो मैं अज्यूम करके ना यहाँ से मैं सपोज़ करता हूँ R2 निकाल लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे R2 निकाल लिया, यहाँ से R2 निकाल लेता हूँ और R2 की वैल्यू क्या यूज़ कर लेता हूँ, R2 अगर मैं निकालूँ तो क्या बनेगा, R2 इज इक्वल्स टू 18 माइनस का R1, यही बनेगा ना R2 की वैल्यू। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो मेरे पास ये बन जाएगा, सही है, क्योंकि मुझे फाइंड आउट करनी है दोनों की रेजिस्टेंसेस। अब क्या काम करूँगा, इस यहाँ पे वैल्यूज़ को यूज़ कर लूँगा, R1 मल्टीप्लाई बाय R2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, R2 की वैल्यू ये रही 18 माइनस का R1। ओके, ये हो गया। नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 ऊपर देगा किसके बराबर होता है, 18 के, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 18। ओके, अब क्या करना है, अब हम इसको फर्दर ऑल सॉल्व करेंगे। भाई कैसे सॉल्व करेंगे, फर्दर ऑल सॉल्व कर लेते हैं। 18 जो है यहाँ पर हमारे पास डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके वहाँ जाके दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18 फोर जा क्या होता है भाई, अगर हम इसको देखें तो ओके 8 फोर जा, सही है, तो ये हमारे पास 72 आ जाएगा, 18 फोर जा 72 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर। और ये बन जाएगा 18R1, ओके, ये बन जाएगा 18R1 माइनस का R1 मल्टीप्लाई बाय R1, तो ये बन जाएगा R1 का स्क्वायर, सही है। अब इसको हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है ताकि हमारे पास R1 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब R1 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, अगर मैं इसको यहाँ से फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये बन जाएगा हमारे पास R1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बना देते हैं, चलें भाई, सही है। R1 18 को लेफ़्ट साइड पे भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस का 18R1 और प्लस का 72 इज़ इक्वल टू 0। ये मेरे पास बन गई क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर कैलकुलेटर आपके पास है, साइंटिफिक कैलकुलेटर है, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में वैल्यूज़ को यूज़ करें, आपके पास R1 की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, क्योंकि आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है वो आपको दो आंसर्स देगी। R1 की आपके पास दो वैल्यूज़ आएंगी, तो आप उनमें से कोई भी कंसीडर कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए सवाल को, ताकि आप वहाँ से R2 निकाल लें, फिर आपका वो आंसर आ जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे भाई, कैलकुलेटर में वैल्यूज़ यूज़ कर लेता हूँ, आप लोग भी यूज़ कर लीजिए, साथ साथ बैठे हुए हैं तो सॉल्व करेंगे, अच्छी बात है। एक अच्छी MCQ है स्टूडेंट्स की, आपसे ECAT MTCAT में पूछी जा सकती है। क्या लीजिए, अच्छा, आप जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने जैसे कैलकुलेटर में वैल्यूज़ को पुट किया तो एक R1 की मेरे पास वैल्यू आई 6 और एक R2 की मेरे पास वैल्यू आई कितनी, 12। तो मैं इसमें से कोई भी, सॉरी, R1 की ही वैल्यू आई है मेरे पास, R1 की दूसरी वैल्यू कितनी आई है, 12 आई है। इसको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया ना, अब मेरे पास R1 की 6 आ गई और 12 आ गई। अब मैं कोई भी वैल्यू यूज़ कर लेता हूँ, मुझे R2 निकालना है, अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू यूज़ कर लें, आपके ऊपर है ये। मैं यहाँ पे कौन सी यूज़ कर रहा हूँ, मुझे R2 निकालने के लिए 6 वैल्यू यूज़ कर लेता हूँ, मुझे आसानी लग रही है। तो R2 के लिए मैंने R1 कितना यूज़ किया, 18 माइनस का 6, तो मेरे पास R2 क्या आया, R2 आ जाएगा मेरे पास 18 माइनस 6 इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 12। R1 क्या है भाई, R1 की कौन सी वैल्यू यूज़ करी थी मैंने, 6, और R2 की कौन सी वाली वैल्यू यूज़ करी मैंने, जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास कितना आया, 12। तो मेरे पास R1 6 है और R2 कितना आया है, 12 आया है। तो मेरे पास यही आंसर होगा जहाँ पे 6 और 12 होगा। आगे पीछे हो सकता है, कभी कहीं आप जो है वो कभी 12 यूज़ करेंगे। अगर आप सपोज़ करें वहाँ पे 12 यूज़ कर लेते, ये जो है आप R1 की वैल्यू वहाँ पे 12 वाली यूज़ कर लेते, तो क्या होता भाई, यहाँ पे 18 माइनस 12 होता, तो 18 माइनस 12 कितना बनता, यहाँ पे 6 बन जाता, तब भी आपके पास एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 6 आती, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 12 आती। तो यही हो रहा होता, कोई इतना मसला तो नहीं होता वहाँ पे भी, दोनों आंसर सेम आते, बस बताने का मकसद ये। चलें भाई, यहाँ पे ऑप्शंस अगर हम देखें तो क्या ऑप्शंस में मौजूद है हमारे पास 6 और 12। तो देखें यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में गिवन है 12 और 6। उन्होंने R1 की वैल्यू 12 यूज़ कर ली जो हमारे पास आई थी, और उन्होंने फिर जो हमारे पास वैल्यूज़ आई R2 की वो उन्होंने 6 कर ली। तो मसला नहीं है, देखें दोनों में से सेम ही होता है। नेक्स्ट MCQ देखें, तो नेक्स्ट MCQ क्या है भाई, नेक्स्ट MCQ है अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल Q executes यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन in a uniform magnetic field due to the magnetic force if the radius of the circular path is r। ओके, सर्कुलर पाथ का जिक्र है, सही है। द लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विल बी,
तो स्टूडेंट्स हमें लीनियर मोमेंटम निकालना है किसके बराबर आएगा। तो यहाँ पे हम रिलेशन यूज़ करते थे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू mv² इज इक्वल टू द चार्ज विच इज़ फोर्स किसके बराबर है, m इज इक्वल टू QVB। क्या होगा यहाँ से एक ये कैंसिल हो जाएगी पावर, ये बन जाएगा हमारे पास mv इज इक्वल्स टू QB, नीचे वहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। mv क्या होता है मेरे पास, mv होता है मोमेंटम, mv क्या होता है मेरे पास होता है मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, QBR आ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम इमिट्स द फोटोन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो आपके पास यहाँ पर कौन सा जो है ना फोटोन वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को आपके इमिट कर रहा होगा। तो अगेन यहाँ पर देखें जिसकी वैल्यू कम है वो उसका आंसर होगा। तो यहाँ पर 3 है, देखिए थर्ड से सेकंड ऑर्बिट में जाएगा तो यहाँ पे आपके पास जो है वो फिर हाईएस्ट एनर्जी को फोटोन को इमिट करेगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से। सही है। द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू, अच्छा लैम्डा है n इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू, अच्छा इन्होंने आखिरी के चैप्टर से बहुत सारे MCQs दिए हैं दिल्ली कॉलेज वालों ने, और MCQs जो हैं यहाँ पर डिफ़िकल्ट भी हैं कुछ। अभी देखें वो MCQ कितनी लंबी थी। यहाँ पे आपको वेवलेंथ गिवन है, वेवलेंथ गिवन नहीं है तो भाई इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते अगर वेवलेंथ गिवन नहीं है। आप n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे जब आपको वेवलेंथ ही नहीं गिवन है। आपको कुछ ना कुछ तो गिवन होना चाहिए। यहाँ पे MCQ रॉन्ग है स्टूडेंट्स ये। द मैक्सिमम वोल्टेज डिलीवर्ड बाय एन AC जनरेटर इज़ गिवन बाय E इज़ इक्वल्स टू, नवाब आपने पढ़ा है तो ये हो गया भाई E max इज़ इक्वल्स टू NWAB, नवाब के नाम से आप इसको याद रखते हैं ना। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस डिपेंड्स अपॉन। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं मेटल सरफेस से वो किस पे डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड करते हैं। तो जो आपके पास इंसिडेंट लाइट होती है उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहे होते हैं हमारे पास नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो कि एमिट हो रहे होते हैं किसी भी मेटल सरफेस से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्टूडेंट्स कुछ MCQs यहाँ पर ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहे और उनके आंसर्स गिवन नहीं है करेक्ट। MCQ नंबर 1 थी, इसका करेक्ट आंसर गिवन नहीं था, और यहाँ पे कुछ ऐसे MCQs थे। सही है भाई, तो परेशान होने की बात नहीं है, कुछ ऐसे MCQs कभी कभार आ जाते हैं। सही है, अगर आपसे सॉल्व हो तो आप बता दीजिएगा भाई, कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है कभी ना कभी तो। ओके चलें भाई, अब हम जो है न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ जाते हैं आगे। ओके सो स्टूडेंट्स अब जो है हम लोग सेक्शन बी को सॉल्व कर रहे हैं, और सेक्शन बी में जो न्यूमेरिकल्स हैं इसके क्वेश्चंस को देख रहे हैं कि भाई किस तरीके के न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं। बहुत ईजी हैं वैसे तो स्टूडेंट्स, देखें तो न्यूमेरिकल नंबर 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं। लिखा हुआ है अ कैपेसिटर ऑफ 100 पिकोफैराड इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। इट्स प्लेट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल टू अनदर कैपेसिटर एंड इट इज़ फाउंड दैट द पोटेंशियल डिफरेंस between the plates falls to 30 volt. What is the capacitance of the second capacitor? ये आपको निकालना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो कैपेसिटेंस थी पहले जो कि इनिशियल कैपेसिटेंस जिसको अगर हम उसको कहें तो हमारे पास कितनी है वो 100, कितनी है 100 है। ओके भाई 100 हो गई। उसके साथ साथ हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है भाई 50 वोल्ट है। उसका डेटा बना लेते हैं, और जो प्लेट्स को जब हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया इसको कैपेसिटर्स को, तो फिर क्या हो रहा है उसका जो पोटेंशियल है वो फॉल होकर 35 हो रहा है। तो आपको सेकंड कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस बतानी है। स्टूडेंट्स इसकी PDF को अपने सामने खोल के रख लीजिएगा ताकि आपको पता चलता रहे। सही है भाई, इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा पेपर की। कैपेसिटेंस अच्छा भी न्यूमेरिकल नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 है। सही है, तो कैपेसिटेंस हमें कितनी गिवन है यहाँ पर, मैं अगर कैपेसिटेंस लिखना चाहूँ तो कैपेसिटेंस हमें गिवन है 100, इसको मैं C1 कह देता हूँ, और ये है मेरे पास 100 माइक्रोफैराड। सेकंड क्या गिवन है मुझे पोटेंशियल गिवन था जो कि इनिशियल पोटेंशियल को मैं V0 कहता हूँ, और मेरे पास कितना है भाई ये 50 था, 50 वोल्ट था। और मेरे पास जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था जो कि फाइनल बन रहा था दूसरे कैपेसिटर का, वो कितना बन रहा था, वो मेरे पास निकल कर आ रहा था 35 वोल्ट। ओके भाई, यही आ रहा था ना स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें सेकंड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। जब हम सेकंड कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, तो उसमें उसका मेरे पास क्या है सेकंड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के लिए, देखिए भाई उसका जो है ना मेरे पास देखें एक तो वोल्टेज गिवन है मेरे पास, उसका सेकंड कैपेसिटेंस का जब जो C2 अगर मुझे निकालना है
तो निकालने के लिए मेरे पास क्या होता है फॉर्मूला, सी टी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, ये होता है ना फॉर्मूला। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे V2 चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे Q2 चाहिए। तो मेरे पास V2 तो है, मेरे पास Q2 नहीं है, तो Q2 निकालेंगे भाई। ये कैसे निकालेंगे, ये हम ऐसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, देखें ये हम लोग ऐसे निकाल लेंगे कि देखें भाई, आपकी जो प्लेट्स, जो आपका जो कैपेसिटर है उसको हमने किससे कनेक्ट किया है, किस तरीके से कनेक्ट किया है, उसको हमने पैरेलली कनेक्ट किया है। जब हम उसको पैरेलली कनेक्ट कर देंगे ना, तो हमारे पास जो चार्ज पहले कैपेसिटर पे बनेगा, देखिए हमने क्यू इक्वल टू सी वी पढ़ा है, देखिए क्यू फॉर फर्स्ट कैपेसिटर, देखिए हमने Q1 पढ़ा है, हमने पढ़ा था कि अगर पहला कैपेसिटर है हमारे पास तो उसके पास चार्ज क्या होगा, Q1 इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, सी वी, तो सी वी बन जाएगा। अगर मेरे पास दूसरा कैपेसिटर है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे पास चार्ज कंजर्व्ड है, चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। तो मेरे पास Q2 मैं इस तरीके से निकाल सकता हूँ, Q2 विल बी इक्वल टू किस तरीके से, Q माइनस Q1, इस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ, Q माइनस Q1, ओके, इसको मैं Q1 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज़ को यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा सही है भाई, तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ को यूज़ करता हूँ, क्या बनेगा भाई मेरे पास, अगर मैं Q2 निकाल लूँगा यहाँ पर, तो Q2 मेरे पास निकल कर आएगा कितना, Q की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे सीधा सीधा सी वी नॉट, ऊपर देखा था हमने, हमारे पास अगर मेरे पास ये जो कैपेसिटेंस है, जो कि इनिशियल कैपेसिटेंस है, यहाँ पे C1 आएगा। इनिशियल हमारे पास क्या है, अगर मैं इनिशियल चार्ज निकालना चाहूँ तो मेरे पास आएगा Q इज इक्वल टू C1 V नॉट, सही है, क्योंकि हमारे पास ये जो V नॉट था ये इनिशियल कैपेसिटेंस थी, ऊपर देखा हमने, सही है। तो ये मेरे पास C1 V नॉट बन जाएगा, ओके। अब क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा, और क्यू सी हमने सी वी, क्यू इज इक्वल टू सी वी लिखा है, क्योंकि C1 चार्ज होगा, यहाँ पे भी C1 ही होगा ना, तो यहाँ पे C1 लिख दिया मैंने, ये हो जाएगा C1 V। अब मैं यहाँ पर Q2 चार्ज निकाल लेता हूँ, मेरे पास आएगा फाइनल एक्सप्रेशन, C को कॉमन निकाल लीजिए, ये बन जाएगा V नॉट माइनस का V, ये मेरे पास एक्सप्रेशन बन गया। अब मेरे पास Q2 भी आ गया, और हम इसको अब ऊपर वाला फॉर्मूला जो हमने बनाया था, इसको मैं कह देता हूँ A, इसको मैं क्या कह देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर A। तो मैं A में वैल्यूज़ को यूज़ कर लेता हूँ जो कि मैंने ड्राइव की है, सही है भाई। A में वैल्यूज़ को यूज़ करूँगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा C2 विल बी इक्वल टू, Q2 क्या निकाला, C1 इंटू वी नॉट माइनस का V डिवाइडेड बाय V, ओके। ये फाइनल एक्सप्रेशन बना हमारे पास, वैल्यूज़ को यूज़ करें, C2 क्या, C1 क्या गिवन है हमें 100 गिवन है, तो 100 को यूज़ कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई बाय 50 हमारे पास V नॉट था, और जो फॉल होके 35 बन रहा था जो कि V था, इसको हम दोबारा डिवाइड करा देंगे 35 से, तो ये आपको कितना इसका आंसर आ रहा होगा, कैलकुलेटर में वैल्यूज़ को यूज़ करके देखें। तो कैलकुलेटर में अगर हम इसको वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 50 माइनस 35, 15 डिवाइडेड बाई 35, ओके। सो आपके पास आ जाएगा इसका 43, सही है भाई, 43 माइक्रोफेराड आ रहा होगा आपके पास इसका आंसर, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको हम जो है वो मार्क कर देते हैं भाई, सही है, ये आपका फाइनल आंसर होगा, सही है भाई, इसको हटा ही देते हैं भाई, सही है। तो आपके पास इसका ये आंसर हो जाएगा, इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा भाई, पीछे करके नहीं समझ आए तो देख लीजिएगा, एक अच्छा न्यूमेरिकल था ये। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं भाई अब हम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, a step down transformer at the end of a transmission line reduces the voltage from 2800 volt to 1400 volt. The power output is 1100 kilowatt, 11 kilowatt, सही है भाई, and the overall efficiency of the transformer is 97%. The primary winding, जो हमारे पास प्राइमरी कॉइल की जो वाइंडिंग है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कितने हैं, 600 हैं। हाउ मैनी टर्न्स हैज़ द सेकेंडरी कॉइल, हमें सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड आउट करने हैं। व्हाट इज़ द पावर आउटपुट इनपुट एंड व्हाट इज़ द करंट इन ईच ऑफ द कॉइल। तो ये चीज़ें हमें दी गई हैं भाई। चीज़ें क्या याद रखनी है, हमारे पास जो आउटपुट पावर है वो 11 किलोवाट है, और हमारे पास जो इनपुट पावर है वो हमें निकालनी है। इसी के साथ साथ प्राइमरी कॉइल की जो नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं वो 600 हैं, और भाई क्या है हमारे पास वोल्टेज जो है ना, जो हमारे पास वोल्टेज है, जो कि प्राइमरी का वोल्टेज है वो कितना है भाई,
हमारे पास है 2800 और सेकेंडरी का कितना है भाई, सेकेंडरी का है हमारे पास 1400। तो हम वैल्यूज़ को यूज़ कर लेते हैं। चले भाई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब हम इंसर्ट अ न्यू पेज कर लेते हैं। अच्छा जी, न्यूमेरिकल नंबर हमारा ये था, क्वेश्चन नंबर आपका पेपर का 4 था, तो मैं 4 लिख देता हूँ यहाँ पे। वैल्यूज़ को यूज़ कर लेते हैं भाई। तो हमारे पास अगर मुझे पावर निकालनी है, पावर निकालने के लिए मेरे पास क्या फार्मूला होता है, अगर मैं एफिशिएंसी का मैंने फार्मूला पढ़ा है, एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू आउटपुट पावर, पावर आउटपुट, आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट। सही है, ये मैंने पढ़ा था। सबसे पहले हम एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। स्टूडेंट्स लिखना होता है आपको बोर्ड के एग्जाम्स में, फॉर इनपुट पावर आपकी लिखेंगे, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा क्योंकि टाइम कम है। सही है भाई। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एफिशिएंसी आपको कितनी गिवन थी, 97% थी, तो मैंने यहाँ पे 97% लिख दिया। 97% का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100, तो मैंने यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। इसको मिटा देता हूँ दोबारा, ये हो जाएगा 100। ओके, पावर आउटपुट कितनी गिवन थी, 11 किलो वाट थी। किलो की जगह क्या लगेगा, एक्सपोनेंट 3, तो ये लिख दीजिए। इनपुट पावर निकालनी है, अरेंजमेंट्स करें, अरेंजमेंट्स करके इनपुट पावर निकाल लीजिए। क्या आएगा आंसर स्टूडेंट्स इसका, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपके पास आएगा 11340 समथिंग। इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा भाई, क्योंकि मैंने जो है डायरेक्ट लिख दिया है, क्योंकि कैलकुलेशन अभी की नहीं है। आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, आपके पास कैलकुलेटर होगा। ओके भाई, अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो कैलकुलेट नहीं कर रहा। फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया किस तरीके से निकालना है। पावर इनपुट आ गई। नेक्स्ट चीज़ क्या पूछी गई थी हमसे, नेक्स्ट चीज़ पूछी गई थी हमसे ओके, नंबर ऑफ़ टर्न्स पूछे गए और करंट पूछा गया है। ओके, अब हम नंबर ऑफ़ टर्न्स और करंट निकाल लेते हैं। पावर इनपुट तो आ गई, तो भाई नंबर ऑफ़ टर्न्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ़ टर्न्स निकालने के लिए हम जो है इन द सेकेंडरी कॉइल NS के लिए, फॉर NS हम क्या करेंगे, हमें ये फार्मूला पता है, VP इज़ इक्वल्स टू VS voltage of primary coil, voltage of second upon voltage of secondary coil will be equal to the number of turns in the primary coil and the number of turns in the secondary coil. By arranging the formula we will get the number of turns in the secondary coil. ओके भाई, फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, को उधर भेज देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा NP मल्टीप्लाई बाय VS डिवाइडेड बाय VP। ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें आप यूज़ करेंगे वैल्यूज़ को। नंबर ऑफ़ टर्न्स आपको प्राइमरी कॉइल में 600 गिवन थे, तो यहाँ पे NS इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ़ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल विल बी 600, 600 मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज हमारे पास सेकेंडरी का कितना था, 1400 था, तो ये हो जाएगा 1400। और क्या है भाई, और हमारे पास जो वोल्टेज है प्राइमरी का वो है 2800। ओके, तो 14 ये तो बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, और ये जब डिवाइड होगा तो ये हमारे पास 300 इसका आंसर आ रहा होगा। ये तो इजीली था, ये तो मैंने कैलकुलेट आपने बगैर सॉल्व करेगी आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। नंबर ऑफ़ टर्न्स कितने बन जाएंगे, 300 टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। ओके, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से करेगा, मैं तो डायरेक्ट आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। अब आपको करंट फाइंड आउट करना था, तो करंट किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे भाई, करंट फाइंड आउट करने के लिए हम जो है यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे भाई। क्या होता है, P इज़ इक्वल्स टू VI। सही है भाई, VI। यहाँ पे आप प्राइमरी की चीज़ें यूज़ करेंगे क्योंकि आपके पास प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल का करंट आपको फाइंड आउट करना था, तो IP यूज़ करेंगे और VP यूज़ करेंगे। सही है, आपके पास पावर भी आ गई थी, पावर भी हमने निकाल ली थी, तो अब हम जो है वैल्यूज़ को यूज़ कर लेंगे। जब आप वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा। अच्छा, हमने वोल्टेज हमारे पास कितना था प्राइमरी कॉइल में, 2800 था, और पावर जो हमारे पास आई थी, क्योंकि इनपुट पावर थी हमारे पास, वो कितनी थी, अगर हम देखें सवाल में, जी पावर P1 हमारे पास आई थी, हमारे जो हमने सॉल्व किया था हमारे पास आई थी 11340 समथिंग आई थी ना, ये रही 11340.21। सही है, तो अब हम फॉर्मूले को अरेंज कर लेंगे। IP विल बी इक्वल टू करंट प्रोड्यूस, जो कि आपके पास करंट प्रोड्यूस हुआ है प्राइमरी कॉइल में। इसको लिखते जाइएगा अच्छी तरीके से, PDF आप लोगों को वैसे भी मिल जाएगी इसकी। IP इज़ इक्वल्स टू 11340.21। सही है, ये आंसर आया था। डिवाइड कर देंगे हम इसको, हमारे पास जो कि हम VP था, VP कितना था भाई 2800, ऊपर अभी भी देखा था। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास
28 ओके, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 28 4, ये 4 आ रहा होगा आपके पास, 4 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, 4.05 आएगा। सही है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। एम्पेयर इसका यूनिट है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। 3 चीज़ें पूछी गई थी, तीनों चीज़ें हमने निकालनी इजी मेथड से। सही है, समझ आ गया होगा आई होप आपको। सही है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल को अब हम देख लेते हैं। ओके सो स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 3 है जो कि पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या है भाई? द गैल्वानोमीटर इज कनेक्टेड विद 12 ओम शंट टू कन्वर्ट इट इनटू एमीटर ऑफ रेंज 50 मिली एम्पेयर। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वानोमीटर इफ इट डिफ्लेक्ट्स इन फुल स्केल ऑन अ करंट ऑफ 20 मिली एम्पेयर। इसको हमें सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? देखें यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें गिवन है। वो कह रहा है गैल्वानोमीटर कनेक्ट हुआ है आपके पास शंट रेजिस्टेंस से। तो आर एस की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? अगर मैं देखूँ तो आर एस की वैल्यू मुझे गिवन है 12 ओम की। ओके, और वो कन्वर्ट हो रहा है एमीटर में जो कि 50 रेंज है उसकी। यहाँ पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आई कितना होगा हमारे पास? आई की वैल्यू कितनी होगी? आई की वैल्यू 50 आ जाएगी। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वानोमीटर, मतलब हमें आर जी को फाइंड आउट करना है। और आपके पास जो आई जी करंट है ना, यहाँ फुल स्केल लिखा हुआ है, इसने लिख के दिया हुआ है, लेकिन आई जी करंट आपके पास क्या है यहाँ पे? आई जी करंट होगा यहाँ पे कितना? 20 मिली एम्पेयर। वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे कैसे भाई? देखिए भाई, फॉर्मूला इस तरीके से मैं आगे लिख देता हूँ। देखिए हमने पढ़ा है गैल्वानोमीटर का फॉर्मूला। गैल्वानोमीटर के फॉर्मूले में हमने जो है, अगर हम शंट रेजिस्टेंस का केस लें तो शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाता है आर एस इज इक्वल्स टू आई जी आर जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। हमने ये फार्मूला पढ़ा है, इसको अरेंज कर लीजिए। इसको अरेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? आर एस मल्टीप्लाई बाय आई माइनस का आई जी। सही, ये बन जाएगा डिवाइडेड बाय आई जी। ऊपर वहाँ क्या हो रहा था? वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ये बन जाएगा आर जी के बराबर। इसके जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही होगी? आपके पास वैल्यू आ जाएगी हमारे पास गैल्वानोमीटर की जो कि रेजिस्टेंस होगी उसकी वैल्यू आ जाएगी। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, इसलिए मैंने इसको आगे नहीं करवाया। आपको तमाम चीज़ें गिवन है स्टूडेंट्स, जस्ट फॉर्मूले में पुट करनी है। देखिए शंट की वैल्यू कितनी है? 12 ओम है। आई की वैल्यू कितनी है? 50 गिवन है। आई जी की वैल्यू कितनी है? आई जी की वैल्यू आपको 20 गिवन है, और अगेन आई जी की वैल्यू यूज़ करनी है तो आपके पास आंसर आ जाएगा इजीली। बहुत इजी न्यूमेरिकल था ये। नेक्स्ट को देख लें भाई। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 7 में वो आपसे कह रहे हैं सोडियम सरफेस इज शाइंड विथ अ light of wavelength 2 exponent minus 7 if the work function of the sodium is 2.46 electron volt. Find the kinetic energy of the photoelectrons and the cutoff wavelength where cutoff wavelength okay lambda c and h is equals to 6.63 exponent minus 34. ओके तो स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल काफ़ी बेहतर है, अच्छा है। तो इसको स्टूडेंट इसका डेटा हम याद कर लेते हैं भाई। क्या है भाई? वो हमसे कह रहे हैं कि हमें कट ऑफ वेवलेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर ये काम कर सकते हैं कि जो आपको चीज़ें गिवन है, सबसे पहले तो हमें वेवलेंथ गिवन है जो कि 2 एक्सपोनेंट कितनी गिवन थी? 2 एक्सपोनेंट माइनस 7 गिवन थी। सही है, 2 एक्सपोनेंट माइनस 7 वेवलेंथ है। वर्क फंक्शन हमें कितना है जो कि 5 कहते हैं हम जिसको, वो कितना है आपके पास? वर्क फंक्शन हमें गिवन है 2.46, और एच की वैल्यू आपको प्लैंक्स कांस्टेंट वगैरह की वैल्यू है। इसके लिए स्टूडेंट्स हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, हमने सीखा था कि अगर मुझे कभी भी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए मैं ये क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ? काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू ई माइनस का वर्क फंक्शन। ई माइनस का वर्क फंक्शन यही होता है ना भाई, ई माइनस वर्क फंक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या मेरे पास एनर्जी गिवन है? क्या मेरे पास यहाँ पे सवाल में एनर्जी गिवन है? देखिए भाई सवाल ये रहा, यहाँ पे क्या मेरे पास एनर्जी गिवन है? नहीं, यहाँ पे मेरे पास सवाल में एनर्जी गिवन नहीं है। देखिए भाई डेटा में कहीं गिवन ही नहीं है, हमें हमसे कहा ही नहीं गया कि भाई उसने आपको वेवलेंथ दे दी है, वर्क फंक्शन दे दिया है, और आपको एनर्जी तो उसने दी ही नहीं है। तो हम एनर्जी यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखें वेवलेंथ गिवन है, वर्क फंक्शन वेवलेंथ आपको गिवन है और प्लैंक्स कांस्टेंट गिवन है, तो एनर्जी तो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई एनर्जी इस तरीके से निकाल सकते हैं। किस तरीके से? एच सी अपॉन लैम्डा करके। हमने पढ़ा है ना एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एच सी अपॉन लैम्डा के बराबर होता है।
अगर हमें किसी भी फोटोन की एनर्जी निकालनी है, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। अगर एनर्जी की मैं वैल्यू यूज़ कर लूँ, तो अगर मैं एनर्जी फाइंड आउट करना चाहूँ तो एनर्जी के लिए मैं वैल्यूज़ को यूज़ करूँगा। 6.63 कर लूँगा भाई। चले भाई 6.63, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34 हो गया। स्पीड ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंट 8 होती है, 3 एक्सपोनेंट 8 कर दिया मैंने यूज़। वर्क फंक्शन ऐसे ही चल रहा है। साथ ही साथ लैम्डा कितना गिवन था भाई? लैम्डा गिवन था आपको 2 पॉइंट समथिंग, 2 एक्सपोनेंट माइनस 7, तो 2 एक्सपोनेंट माइनस का 7 को मैंने इधर यूज़ कर लिया। सही है भाई। अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। वर्क फंक्शन कितना था भाई यहाँ पे मेरे पास वर्क फंक्शन अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, तो वर्क फंक्शन कितना है मेरे पास? वर्क फंक्शन था, सवाल में देखें तो वर्क फंक्शन मुझे गिवन है 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको जो है ना, आपको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे एक आपको ना बच्चे गलती कर देंगे, यहाँ पे एनर्जी को ना अलग से निकालिएगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट निकाला है क्योंकि मुझे तो पता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। तो स्टूडेंट्स ये याद रखेगा कि आपको ये जो है ना, जब आप करेंगे तो ये आपके पास एनर्जी आएगी किस में? ये वाली एनर्जी आपके पास जूल में आएगी। आप इसको, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, इसको आप 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से डिवाइड कराएंगे। ये जो आपके पास आंसर आएगा ना इसको आप 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से डिवाइड कराएंगे, तभी आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है भाई, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। यह वाला, ये जो अगर आप इसको खाली सॉल्व करेंगे ना, आपके पास वैसे चलें इसको सॉल्व करते तो आपके पास समथिंग आ रहा होगा इसका आंसर। चलें कैलकुलेटर में यूज़ करता हूँ वैल्यूज़ को मैं। हाँ, तो आपके पास इसका आंसर आ रहा होगा 9.145। आपके पास ये आंसर आ रहा होगा 9.94। ओके, ये आंसर आ रहा होगा एक्सपोनेंट माइनस 19। अब आपके पास ये जूल में आया है, ये आपके पास जूल में आया है। आप इसको कन्वर्ट करेंगे 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से। सही है, डिवाइड कराएंगे तो आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो ये आपके पास आएगा 6.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से आपके पास एनर्जी निकल कर आ जाएगी, जो कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी। कितनी निकल कर आएगी भाई? इसको सॉल्व कर लें फर्दर तो 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास एनर्जी आ जाएगी, जो कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी। सही है भाई। ख़तरा है ये बहुत बड़ा अगर आपने इसको डिवाइड नहीं कराया एनर्जी को। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछे गए ना आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब गिवन है तो आप उसको उस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कट ऑफ वेवलेंथ, आपसे पूछी गई थी। तो कट ऑफ वेवलेंथ के लिए तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू HC अपॉन लैम्डा सी। ओके, ये इस तरीके से आप इसको कह सकते हैं। अब क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पर आप वैल्यूज़ को यूज़ कर लीजिएगा अपना, तो आंसर आ जाएगा आपके पास कितना। अरेंज कर लीजिए, लैम्डा सी इज़ इक्वल टू, ये आपके पास कट ऑफ वेवलेंथ है। सही है, ये कट ऑफ वेवलेंथ है लैम्डा सी। ओके, तो ये आ जाएगा HC अपॉन वर्क फंक्शन। वैल्यूज़ को यूज़ कर लीजिएगा। वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे तो आपके पास आएगा आंसर 5.05 समथिंग। ये आपकी बुक का ही न्यूमेरिकल आएगा। वैल्यूज़ को थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं। सही है, तो मीटर में आंसर आ रहा होगा इसका। ये दो हमारे पास दो चीज़ें हमसे पूछी गई थी, तो दोनों चीज़ें हमने निकाल ली। नेक्स्ट देखते हैं भाई। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है भाई? नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, व्हाट इज़ द मिनिमम एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन अ एक्स रे ट्यूब इज़ रिक्वायर्ड टू इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एक्स रे विथ अ वेवलेंथ ऑफ 0.1 एक्सपोनेंट माइनस 1। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको बेसिकली यहाँ पे एनर्जी को बेसिकली फाइंड आउट करना है। क्या लिखा हुआ है? हाँ, व्हाट मिनिमम एनर्जी। तो एनर्जी निकालने के लिए भाई क्या है, E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा यूज़ करेंगे भाई। इजी, बहुत स्टूडेंट्स बहुत इजी न्यूमेरिकल है। अगर पीछे वाला समझ लिया ना न्यूमेरिकल, आगे वाला आपने अगर आगे वाला निकाल लिया सवाल, तो E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा हमने फॉर्मूला पढ़ा था। यहाँ पे आपको वेवलेंथ भी गिवन है, H की वैल्यू भी गिवन है। क्या निकालना है? C की वैल्यू भी, लाइट की आपको गिवन होती है वैल्यू। तो भाई आपको एनर्जी निकालनी है, वो निकाल लीजिएगा, ईजिली आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी न्यूमेरिकल है।
डिफाइन द टर्म, ओके, बाइंडिंग एनर्जी, सही है। ये तो फिजन और न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन रिएक्शंस याद करके जाएगा एग्जाम्स में, सही है भाई। नेक्स्ट देखें, इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस व्हेन 2000 जूल ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सप्लाई इन अ गैस सिलेंडर एंड द पिस्टन मूव्स 0.5 under a constant pressure of 0.01 exponent 5, if the area of the piston is dash, then find out the, क्या फाइंड आउट करना है भाई आपको, वर्क डन फाइंड आउट करना है और इंटरनल एनर्जी को। तो भाई देखें यहाँ पर आपको क्या चीज़ें गिवन है। देखो भाई यहाँ पर आपको वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, प्रेशर गिवन है और डिस्टेंस गिवन है और हमारे पास यहाँ पर एरिया गिवन है। तो तीन चीज़ें गिवन है, इन तीन चीज़ों को हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं। तो भाई क्या करेंगे, चलें भाई डेटा बना लेते हैं इस फाइल न्यूमेरिकल का भी। इसको मैं सॉल्व ही करवा देता हूँ क्योंकि ये आ सकता है इसलिए मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ, वरना स्टूडेंट्स बहुत ईजी न्यूमेरिकल्स हैं ये, सही है। जिस बच्चे ने प्रिपरेशन की है वो कह रहा होगा यार ये क्या सर करवा रहे हैं, लेकिन अच्छा पेपर है स्टूडेंट्स। अगर ऐसा पेपर आ जाए आपके पास तो बहुत फ़ायदा हो सकता है आपका। ओके, तो क्या क्या चीज़ें गिवन थी, हमें वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन निकालने के लिए न्यूमेरिकल का पहले मैं नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे। न्यूमेरिकल नंबर है ये आपका, न्यूमेरिकल नंबर 10 है, ओके सही है। न्यूमेरिकल नंबर 10 है और प्रेशर की वैल्यू 1.01 है। मैंने यहाँ पे पेस्ट नहीं किया है, थोड़ा सा स्टूडेंट्स आप लोगों को मुश्किल हो रही होगी, तो ये मेरी गलती है, मैंने इसे पेस्ट नहीं किया, क्वेश्चंस को ऊपर लिखना चाहिए था, लेकिन मुझे पीछे जाना पड़ रहा है इसलिए डेटा को देखने के लिए। लेकिन नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन ही एक अलग पेज पे दिखाया जाए आपको, ताकि आपको भी अच्छी तरीके से समझ आए, सही है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप जो है किसी दूसरे मोबाइल में ना PDF को खोल के रख लीजिएगा। चलिए भाई वर्क डन निकाल लेते हैं। पहले वर्क डन पूछा गया था, न्यूमेरिकल नंबर 10 था। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू, यू नो डैट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देयर यहाँ पे फोर्स तो गिवन नहीं है, तो फोर्स किसके बराबर, फोर्स को क्या करें, प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है मैंने, P इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो यहाँ पर मुझे फोर्स निकालने की ज़रूरत है, क्या निकलेगी भाई, PA, ओके। तो यहाँ पे मैं पुट कर दूँगा PA मल्टीप्लाई बाई D, यहाँ पे वैल्यूज़ को यूज़ करूँगा, क्या है भाई, P की वैल्यू आपको गिवन थी 1.01 एक्सपोनेंट 5, आई होप ये सही होगी। और हमारे पास जो एरिया था वो कितना था भाई, हाँ एरिया था मेरे पास 2 एक्सपोनेंट 2 था, 2 एक्सपोनेंट 2 था मेरे पास एरिया, 2 एक्सपोनेंट 2 था -2 था, ये देख लेते हैं, -2 था आई गेस, दोनों वैल्यू एक चीज़ माइनस में थी इसमें, हाँ एक चीज़ थी हमारे पास, ये था हमारे पास -2 और वो था +5 जी, सही है। ओके मैं ज़रा आगे बढ़ जाता हूँ, इंसर्ट अ पेज, जी ये रहा ना हमारे पास, ओके ये रहा हमारा पेज। डी की वैल्यू क्या थी भाई, ये तो सही है हमारे पास, और डी जो था हमारे पास, डी था हमारे पास 0.5 हाफ, सही है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए कैलकुलेटर से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1010 जूल, सही है भाई। मैंने तो उसको सॉल्व कर लिया कैलकुलेटर से, आप भी कर लीजिएगा, वर्क डन आ जाएगा आपके पास इतना। ये हमने इस तरीके से फाइंड आउट करा। नेक्स्ट चीज़ आपसे पूछी गई थी इंटरनल एनर्जी, तो हमने पढ़ा है फॉर्मूला हीट सप्लाई टू अ सिस्टम, थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा है, केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स ने तो पढ़ा हुआ ही है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में भी पढ़ा है आपने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में। क्या होता है भाई, डेल्टा यू प्लस का वर्क डन, ये फार्मूला होता है। अरेंजमेंट्स कर लीजिए, डेल्टा यू निकालना है तो डेल्टा यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे भाई, हीट चेंज क्यू माइनस का वर्क डन कर देंगे, सही है। हीट सप्लाई की गई थी 2000, सही है भाई 2000, और वर्क डन हमने ऊपर निकाला कितना था भाई 1010, सही है भाई ये था। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2000, ओके। ये बच्चे ना इसमें गलती कर देते हैं, कुछ बच्चे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, वो कहेंगे यार मुझे तो पता है, ये क्विज़ वगैरह में कोई यूट्यूब वगैरह पे, फेसबुक वगैरह पे आपने देखा होगा क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं ना, तो वो उनसे सॉल्व नहीं हो पाते ये वाले क्वेश्चंस, वो समझते हैं कि ये 9, ज़्यादातर लोग इसका आंसर देते हैं 900 ऐसी कुछ देते हैं, ये 1100 दे देते हैं इसका आंसर, कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो 990 आएगा, सही है भाई ये इसका आंसर है।
तो लिख लीजिएगा, हीट जूल में होती है तो जूल लिख दिया मैंने। फ्रेगनेंट का यूनिट दिखा था मैंने, ओके लिख दिया था, सही है। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल हो गया, इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट न्यूमेरिकल को भी मैं आपको करवा देता हूँ, अगर सॉल्वेबल हुआ तो। इजी होते हैं वैसे न्यूमेरिकल्स, तो मैं अगर फार्मूला ड्राइव जस्ट फार्मूला होगा इसमें, तो हम फार्मूला को यूज़ करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 11। अ रजिस्टर इज मेड बाय अ वाइंडिंग ऑन अ स्पूल ऑफ 50 मीटर लेंथ ऑफ अ कांस्टेंट wire of 20 a diameter 0.8 millimeter. Calculate the resistance of the wire at 0 degree centigrade to and 50 degree centigrade. आपको resistance of a wire को find out करना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ओके। और अल्फ़ा आपको गिवन है जो कि ये है, तो उसने आपको हिंट दे दी भाई, तुम फार्मूला यूज़ कर लेना इज्जत से। कौन सा वाला? आर नॉट इज़ इक्वल्स टू आर टी इज़ इक्वल्स टू आर नॉट प्लस 1 अल्फ़ा डेल्टा टी। ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, लिख भी देता हूँ सामने कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे होंगे। उसने आपको जब अल्फ़ा दे दिया, वैसे तो आपको खुद पता होना चाहिए। अगर मुझे आर टी फाइंड आउट करना होता है कभी भी मुझे आर टी फाइंड आउट करना होता है, तो आर टी के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ? आर टी इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस आर नॉट, क्योंकि इनिशियल होता है, 1 प्लस 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। मैं ये फार्मूला यूज़ करता हूँ ना, तो यहाँ पे मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगा। आर नॉट लेकिन अभी आपने निकाला नहीं है, वो आपको निकालना पड़ेगा। तो आर नॉट कैसे निकालेंगे? आए भाई निकालते हैं, चीज़ें देख लेते हैं। लेंथ 40 है, डायमीटर 0.08 है, ओके। रेजिस्टेंस कितनी है भाई? 0 पे निकालनी है और उस पर निकालनी। डेटा याद कर लिया हमने, इंसर्ट अ न्यू पेज कर लेते हैं और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। 40 मीटर लेंथ थी हमारी। तो ये हमारा कौन सा न्यूमेरिकल था? न्यूमेरिकल नंबर 11 था, क्वेश्चन आएगा साहब का। इसको देखें तो हमें लेंथ गिवन थी 20 मीटर। सबसे पहले मैं तो उसकी रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आर नॉट निकाल लेता हूँ। आर नॉट कैसे निकलेगा? आर नॉट ऐसे निकलेगा मेरे पास, आर नॉट विल बी इक्वल टू रॉ एल अपॉन ए, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। अब क्योंकि ये वायर है, वायर का केस है, तो वायर के केस में तो अच्छे तरीके से पता होना चाहिए क्या यूज़ करते हैं, रॉ एल अपॉन पाई। इसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बन जाता है। अब यहाँ पे आर स्क्वायर तो आपको गिवन नहीं है, रेडियस तो गिवन नहीं है, लेकिन डायमीटर गिवन था। तो डायमीटर जब गिवन है तो यूज़ कर लीजिएगा भाई। एल अपॉन क्या होगा? डायमीटर किसके बराबर होता है? डायमीटर बराबर होता है मेरे पास किसके? d/2 के। अगर आप कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, तो आपके पास क्या आ रहा होगा? आपके पास रेडियस आता है इस तरीके से। अब मैं वैल्यूज़ को यूज़ कर देता हूँ अगेन, यहाँ पे आप वैल्यूज़ को यूज़ कर लीजिएगा। कैलकुलेटर में मैं डायरेक्ट यूज़ कर देता हूँ, लिख नहीं रहा। तो आर नॉट की वैल्यू आपके पास, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ओके, कांस्टेंट की वैल्यूज़ पीछे देख लेते हैं, मैं ज़रा देख लूँ, जस्ट फार्मूले में यूज़ ही करनी है, सही है। 49 एक्सपोनेंट -8 है, इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 40 से और डिवाइड करवा देंगे 3.14, सही है। और अब हमारे पास इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स 39.01 आंसर आएगा, 39.01। दिस इज़ योर आर नॉट, जो कि हमारे पास एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आर एट ज़ीरो हमारे पास 39.0 आ गया। अगर आपको आर टी निकालना है, तो आर टी निकालने के लिए अभी फार्मूला देखा था, क्या था भाई? आर एट 0 प्लस का 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। वैल्यूज़ को यूज़ कर लीजिए भाई। डेल्टा टी क्या होगा यहाँ पे? डेल्टा टी क्या होगा? देखिए भाई, टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है? 0 से 50 तक का सवाल में कहा गया था, कितना था? 0 से 50 तक का कहा गया था ना आपसे। तो आर टी निकालने के लिए हम टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा? आर नॉट की तो वैल्यू हमने 39.01 निकाली, प्लस का 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी? अल्फ़ा की वैल्यू थी हमारे पास 0.001 समथिंग थी, बहुत ही छोटी सी वैल्यू थी। ये रही 0.00। हमारे पास आर नॉट की वैल्यू थी 0.0004 सही, इस तरीके से था आपके पास, मतलब 4 जीरो, एक आपके पास एक और ज़ीरो था। तो ये आपके पास एक्सपोनेंट -5 बन रही है समथिंग, तो इसको यूज़ कर लीजिए। वन एक्सपोनेंट -5 हो गया। और डेल्टा टी आपके पास 50 है, सही है भाई, 50 को यूज़ कर लीजिएगा। आप इसको यूज़ करेंगे, सॉल्व कर लीजिएगा 39.01। तो ये बहुत ही स्मॉल सा एरर आ रहा होगा इसमें, 39.03 इसका आंसर आएगा, ओके।
बहुत ही समथिंग है। देखें ये बन जाएगा आपको, ये उसको दूसरे एक्सप्रेशन को भी बहुत कम बना देगा। वो एक्सपोनेंट -5 है और वो 0.0005 बन रहा होगा आपके पास। फिर आप उसको जब ऐड करेंगे तो आपके पास ऐसी कुछ समथिंग आ रहा होगा, 0.0 समथिंग 5 के करीब आ रहा होगा। ऐसे ही आंसर आ रहा होगा, 3 या 4 आ रहा होगा, 3-5 मेरे पास ये आ रहा है। कैलकुलेटर में आपके पास डिफरेंट भी आ सकता है, लेकिन स्लाइटली डिफरेंस आ रहा होगा। सही है। ओम यूनिट लगाया करें भाई, मैं तो नहीं लगा रहा यहाँ पे, क्योंकि मैं तो सॉल्व करवा रहा हूँ, इसलिए जो है वो यहाँ पे लगा नहीं पाता। लेकिन आपको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना होता है भाई, पैटर्न पे बिल्कुल। ये मैं सॉल्यूशंस बता रहा हूँ आपको, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ। ओके भाई, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपके पास है द नंबर ऑफ एटम्स पर ग्राम ऑफ रेडियम इज़ 2.66 एक्सपोनेंट 21 एंड इट्स डीके with a half life of 1622. फाइंड द एक्टिविटी एंड द डी के कॉन्स्टेंट। स्टूडेंट्स बहुत इजी क्वेश्चन, जस्ट फॉर्मूला लिखूंगा, आप फर्दर घर में बैठ के सॉल्व करेगा इसको। क्या है? हाफ लाइफ गिवन है, क्या निकालना है? एक्टिविटी निकालना है और डी के कॉन्स्टेंट। डी के कॉन्स्टेंट कैसे निकालते हैं? देखें भाई, हाफ लाइफ का फॉर्मूला पढ़ा है, हाफ लाइफ विल बी इक्वल टू किसके बराबर होती है? 0.693 विच इज़ ln ऑफ 2, 0.693 डेरिवेशन में किया होगा ना, हाफ लाइफ वाला सवाल याद करके जाइएगा। वैसे 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा, हेयर लैम्डा इज डी के कॉन्स्टेंट। अरेंज करेगा, हाफ लाइफ कितनी गिवन है? 1622 गिवन है, उसको यहाँ ये मल्टीप्लाई और ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी। लैम्डा क्या हो रहा है? यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0.693 को डिवाइड कराइएगा 1622 से, हाफ क्या आ जाएगा भाई? डी के कॉन्स्टेंट आ जाएगा। एक्टिविटी को निकालना है, तो एक्टिविटी कैसे निकलेगी? एक्टिविटी भाई इस तरीके से निकालेंगे हम लोग। एक्टिविटी को आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। हमने पढ़ा है एक्टिविटी के लिए, क्या पढ़ा था? ए इज़ इक्वल्स टू लैम्डा एन, ए इज़ इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एन। इस तरीके से हम यूज़ करेंगे, लैम्डा मल्टीप्लाई बाय एन। सही है, यह आप यूज़ करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ़, जो आपके पास नंबर ऑफ़ एटम्स पर ग्राम है ना, ये एन जो है ये वो है जो कि 2.66 है। 2.66 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे लैम्डा से, जो कि आपने डी के कांस्टेंट निकाला होगा, उससे मल्टीप्लाई कराएंगे बाद में, तो आपके पास एक्टिविटी आ जाएगी। ओके, तो स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल थे हमारे, और तो कोई न्यूमेरिकल नहीं रह गया भाई जी, कोई न्यूमेरिकल नहीं रहे स्टूडेंट्स। ये हमारे पास न्यूमेरिकल थे आपके इसके। तो आई होप आपको समझ आए होंगे। मैंने इसके सॉल्यूशंस जो थे वो शेयर कर दिए कम से कम टाइम में, ताकि आप भी अच्छे तरीके से पढ़ सकें। देखिए भाई, जो हमने पेपर शेयर किया था मैंने आप लोगों के साथ, उसके देखें भाई कितने लॉन्ग लगे इसमें। तो लॉन्ग देखें भाई, कॉम्पटेंस इफेक्ट लगा है, गॉसेस लॉ की एक्सप्लिकेशंस लगी हैं, राइट द मेन डिफरेंस बिटवीन द रदरफोर्ड एंड द बोहर्स एटॉमिक मॉडल फॉर द एनर्जी ऑफ एन एनट ऑर्बिट। ओके, ये हमारा लग कार्नोट्स इंजन भी लगा है। देखें भाई, ये भी आ गया हमारा, एम्पियर्स लॉ भी लग गया, ये भी लग गए, ये भी लग गए। इसमें जो है आपके पास डिफरेंस जो रदरफोर्ड का है ना, वो याद कर लीजिएगा, वो मैंने आपको नहीं दिया था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का जो डिफरेंस था। लेकिन मैंने आपको एक बोहर्स मॉडल ऑफ एनर्जी दिया था, और जो डेरिवेशन दी थी ना एनर्जी वगैरह की ड्राइव करने की, वो लगी है। तो आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा ही लग गया। 6 के 6 क्वेश्चन इसमें लगे हुए हैं इस मॉडल पेपर में। तो आप अगर वो 10 क्वेश्चन आंसर्स याद कर लेंगे अच्छे तरीके से, 10 लॉन्ग क्वेश्चंस, तो आपका ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ओके भाई, स्टूडेंट्स मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कॉलेज, दिल्ली कॉलेज के प्रीलिम पेपर को सॉल्व करवाने की, इसलिए मैंने इसको सॉल्व करवाया। स्टूडेंट्स अगर मुझे फ्यूचर में और टाइम मिला तो मैं और कॉलेजेस के पेपर्स को भी सॉल्व करवाऊंगा। और एनईडी का जो टेस्ट है वो आपका करीब है, तो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते रहें। मुझे दुआओं में याद रखेगा भाई, मैं भी आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ, तो बस दुआओं में याद रखेगा। सही है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।